अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी के तलहा राशादी जनरल सेक्रेटरी की, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जगह सुना होगा, जिनके आपने बहुत सारी जगह टीवी पे इनको बहुत सारी जगह लफ्ज़ जिहाद और बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो कि एक मुस्लिम समाज के खिलाफ आज समाज में चल रहा है, उसी पे इनकी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तलहा जी, अभी हमें मालूम पड़ा है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी बाइकल्ला में कैंडिडेट शाह आलम खान कैंडिडेट है जो आपके जी, वो आपकी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं बाइकल्ला में। आप किस बिना पे इनको आपने टिकट दिया है? देखिए, शाह आलम खान साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रत्याशी हैं बाइकल्ला विधानसभा से, और उनका चुनाव निशान डायमंड है। उनको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारा एक तरीका होता है किसी भी प्रत्याशी के चयन का, उसको उसके होमवर्क होता है, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसका प्रोफाइल देखा जाता है, उसकी समाज में सेवा देखी जाती है, उसका राजनीतिक करियर देखा जाता है। तो शाह आलम साहब का जो हम लोगों को फीडबैक मिला और जो उनके पीछे जो रिसर्च हुई, तो शाह आलम साहब और उनकी पूरी एक टीम है, वो एक एनजीओ चलाते हैं कई बरसों से और ज़मीन पर काम करते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, गरीब मजलूम पिछड़े तबके के लिए काम करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, जो सोसाइटी में लोगों से मदद मांग भी नहीं पाते, जिन्हें सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद कहते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए शाह आलम साहब को अपना कैंडिडेट चुना गया। लेकिन तलहा जी, ऐसे बाइकल्ला विधानसभा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऐसे समाज सेवा में काम कर रहे हैं, तो एक शाह आलम खान ही ऐसा विकल्प क्यों लगा आपके सामने? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग होंगे, बहुत हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है, तो हर तरह के लोग हैं। बाइकल्ला में भी बहुत सारे लोग होंगे। हमारे पास जो लोग आए, जिन लोगों ने टिकट की पार्टी से टिकट मांगा, उसमें जो पार्टी का एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसको टिकट का चयन करना था, उसको ये लगा कि शाह आलम साहब का प्रोफाइल सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, और एक पूरा प्रोफाइल लोगों ने, एक पूरी टीम है, ईमानदारी से पिछले कई बरसों से काम कर रहे हैं। कोविड का जो कामों का जी, वही मैं कहने जा रहा था कि कोविड में उनकी टीम ने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर बहुत मजबूती से काम किया, लोगों तक राशन पहुंचाया, लोगों तक दवाएं पहुंचाई, लोगों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, जो अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे थे बहुत सारे लोग, उनको भर्ती करवाया। यहाँ तक कि बहुत सी लाशें तदफीन की जो उनकी आखिरी रस्मात होती है उनको, और बिला मजहब की तफरीक के हिंदू मुसलमान सबकी सेवा की। तो उस वक्त से उनकी जो टीम थी, ये लोग उभर कर सामने आए। तो राजनीतिक तौर पर उनको टिकट इसलिए दिया गया कि ऐसे लोग जो समाज के प्रति वाकई में समर्पित हैं, जो ईमानदारी से समाज की लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो अगर वो राजनीति में कल को आमदार बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं या अच्छा वोट पाते हैं, तो उनका प्रोफाइल बढ़ेगा, लोग उन्हें जानेंगे और वो सरकार से आम लोगों के लिए और मदद ला सकते हैं। जीत हार तो अपनी जगह है, पर अगर आप अच्छा चुनाव लड़ते हैं, आपको अधिकारी पहचानने लगे हैं, आपके क्षेत्र के लोग थाना पुलिस पहचानने लगी, तहसील के स्तर पहचानने लगे हैं, तो जो आप एक लिमिट तक आप एज इंडिविजुअल या एक एनजीओ के तौर पे लोगों की सेवा कर सकते हैं। पर जब सरकार की तमाम ऐसी स्कीमें हैं, तमाम सुविधाएं हैं, जो लोगों को, आम लोगों को उनके प्रति जागरूकता ही नहीं होती, पता ही नहीं होता, तो ये इस तरह की सुविधाएं जो समाज सेवक होते हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, ये लोग लोगों की उन सुविधाओं को, उन सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए एक जरूरी था कि ऐसे प्रत्याशी को चयन किया जाए जो चुनाव के बाद भी लोगों के बीच जमीनी काम किया हुआ है, चुनाव के बाद भी लोगों के बीच रहे, लोगों के प्रति समर्पित रहे, समाज सेवा करता रहे। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़कर वो फिर से वापस चला जाए। नहीं, और ऐसा सुनने में भी आया, ऐसा देखा भी गया है कि शाह आलम खान जो कि पिछले कई सालों से 10-15 सालों से लगातार समाज के बीच में है, लोगों के लिए, पिछड़ा हो, छोटा हो, बड़ा, हर किसी के लिए, गरीब अमीर, हर किसी के लिए एक बराबर काम करते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से ही शाह आलम साहब को प्रत्याशी भी बनाया गया है। और मैं आपके जरिए बाइकल्ला की गयूर अवाम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप किसी तरह की अफवाहों में, किसी तरह की साजिशों में ना आए। आप देखिए कि कौन बच्चा आपके बीच पैदा हुआ, आपके बीच रहा, आपकी खिदमत के लिए समर्पित रहा, आपके लोगों के काम आता रहा, उसे चुने। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि वो वहीं पैदा हुए हैं और वहीं पे उनकी मौत भी हो, वही उनकी जन्मभूमि भी है, वही उनकी कर्म भूमि भी है, और वही वो लोगों के बीच रहेंगे। तो ऐसा आदमी जो आपके बीच पैदा हुआ, जिसे आपने अपने सामने पलते हुए, बढ़ते हुए देखा, और वो आपके लोगों को पहचानता है, जानता है, आपके मोहल्ले की, आपकी गलियों की, आपकी सड़कों की, आपकी बिल्डिंगों की, आपकी बस्तियों की समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी परेशानियों को वो जानता है, पहचानता है। इसलिए उसके लिए आसान है कि वो आप लोगों की समस्याओं को हल कर सके आसानी से। वो सरकार
चाहे सिस्टम और जो आम लोग हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर सके। जी। और अभी जो एक इस्लामिक मामला ऐसा हुआ था कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुरमती करी, उसमें भी देखा गया कि शाह आलम खान ने बहुत ही मतलब संजीदगी तरीके से पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उसके अगेंस्ट में FIR कराई। लेकिन मैं आपसे एक तीखा सवाल पूछूंगा, आज भाईकल्ला में दो ऐसी पार्टियां, दो ऐसे कैंडिडेट जो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, वो लोग भी अपनी एक पकड़ बना के रखे, तो क्या लगता है कि मतलब शाह आलम खान अपने आप को उनके बीच में ठहराव या फिर अपनी पकड़ बना लेंगे? देखिए, ये जमीनी स्तर पे मजबूत वाली बात या जिन दो पार्टियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो महायुति और विकास आघाड़ी के प्रत्याशियों की तरफ आपका इशारा होगा। ये देखिए, ये एक भ्रम जाल, एक माया जाल बनाया हुआ है ये मीडिया के जरिए, और ये क्योंकि ये लोग बड़ी पार्टियां हैं, स्टैब्लिश पार्टियां हैं, तो ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी लड़ाई है, वो पूरी हमारी तरफ समर्पित है। भाईकल्ला का ये इतिहास रहा है कि भाईकल्ला की जनता, भाईकल्ला की आवाम इतनी गयूर और इतनी इंकलाबी आवाम है। मैं सलाम पेश करता हूँ भाईकल्ला के लोगों को कि उन्होंने हमेशा नई तारीख रकम की है, नया बदलाव लाया है, नया इंकलाब पैदा किया है। आप देखिए कि इससे पहले 2014 में जब MIM यहाँ पे नई आई तो भाईकल्ला के लोगों ने वारिस पठान साहब को कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया, उनको MLA बनाकर भेजा और एक मजबूत आवाज दी, एक नई इंकलाब, एक नई चैप्टर का आगाज किया भाईकल्ला की आवाम में। तो भाईकल्ला की आवाम गयूर है, वो नफ्स को समझती है और वो बदलाव लाना चाहती है, वो इंकलाब पैदा करना चाहती है, वो क्रांतिकारी लोग हैं वहाँ के। मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं उनका अभिवादन, उनको सलाम पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाईकल्ला की आवाम अपनी इतिहास, अपनी तारीख के मुताबिक इस बार भी एक नया बदलाव लाएगी, एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे नुमाइंदे को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजों को चुनेगी जो उनके बीच पैदा हुआ, जो लगातार पिछले 10-15 साल से उनके लिए संघर्ष कर रहा है, उनके लिए जदोजहद कर रहा है, उनके आंसू पोंछ रहा है, उनकी खुशियों में खुशियां बांट रहा है, उनके गम में गम बांट रहा है, लोगों के काम आ रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए संजीदा है, वो किताबें बांट रहा है, पेन पेंसिल बांट रहा है, जिनके पास इस तरह की साधन नहीं है, बड़े बूढ़ों के इलाज के लिए दवाइयां बांट रहा है, उन्हें अस्पताल तक ले जा रहा है। जो नौजवान है, मैंने सुना है कि उन लोगों ने जो रोजगार के कैंप होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कैंप लगाए, जॉब फेयर्स लगाए, रोजगार से जोड़ने की कोशिश की नौजवानों को। तो जो तमाम तबके हैं, बड़े बूढ़े, जो नौजवान, बच्चे, सबको जो जिसकी जरूरत है उस लिहाज से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक लीडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसे एक नेता से आप वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके हर तरह के काम में आपके साथ खड़ा हो सके, आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरी कर सके, पानी है, बिजली है, सड़क है, तलहा जी, मैं आपको अस्पताल है, तमाम चीजें। आज भाईकल्ला विधानसभा में ऐसा कहते हैं कि मुसलमान जो है 49% है और अदर जो लोग है 51% है। तो ये जातिवाद या फिर धर्म का जो एक ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, इसके बारे में मतलब क्या कहेंगे आप? भाईकल्ला के लोग किस तरफ जाएं, या ऐसे लोगों की तरफ जाएं या जो धर्म का एक कार्ड खेलते हैं उनकी तरफ जाएं, या फिर ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि उन्हीं के बीच में रह के काम करने वाला हो? देखिए, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, जो कि बहुत अफसोसनाक है कि इस मुल्क की जो जब भी चुनाव आता है तो यहाँ पे चुनाव का पूरा जो समीकरण बनाने की कोशिश होती है, जो चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं और जो माहौल बनाया जाता है, वो कोशिश ये होती है हमेशा की पोलराइजेशन कर दिया जाए, कम्युनल चुनाव बना दिया जाए और धर्म और जाति की बात किया जाए। सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद, जो देश के सबसे बड़े प्रथम नागरिक हैं, वो खुद पूरे चुनाव को वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, वो कम्युनल करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे करते हैं। और हर चुनाव में आप देखिए कि जो पिछले दिनों तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव थे या भी लोकसभा के चुनाव थे, उसमें उनके 173 भाषणों में 110 भाषणों में जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल किया वो इस्लामोफोबिक थी, नफरत आमेज लफ्जों का इस्तेमाल किया। तो ये एक बड़ा अलमिया है, पर इसके लिए सबको ये कहता है, जो आम जनता है, हम आप सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं होनी चाहिए, धर्म पे और नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। ये बदलाव कैसे आएगा? ये हमें आपको ही लाना होगा, आपके बीच से लाना होगा। शाह आलम के जरिए हमने वही कोशिश की है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नुमाइंदे हैं वो, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पहले दिन ये नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और हमें जनता का जिस हिसाब से, पिछले दिनों मैं प्रचार में कई बार गया, मैंने जनसभा वहाँ कई संबोधित की, मैं लोगों से मिला, पैदल चलकर पैदल यात्रा भी हमने की। वहाँ तमाम धर्म जाति के बंधन से उठकर, मसलक और मजहब के बंधन से उठकर शाह आलम को चौतरफा सपोर्ट मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाईकल्ला की आवाम इस बार नया बदलाव लाई। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी एक ऐसी जगह से शाह आलम खान के अपने जो उनके जो कैंडिडेट है, ऐसी जगह पे खड़ा किए हैं जहाँ पे मुसलमान बहुमूल्य इलाके हैं। तो
तो राष्ट्रीय उलमा पार्टी क्या मुसलमानों को टारगेट कर रही है कि जहां मुसलमान रहेंगे वहीं हमारा कैंडिडेट उतरेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तकरीबन 7 सीट यहाँ पे लड़ा रहे हैं। कुछ ऐसी सीट भी हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है। हमारे एक प्रत्याशी का नाम भी अविनाश है, अविनाश गोपीनाथ। तो ये इस तरह की बात नहीं। मैंने आपसे कहा हमारा नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। दूसरी बात रही शाह आलम साहब की, तो शाह आलम साहब एक बेहतरीन कैंडिडेट थे, उन्हें चुना गया। वो भाईकल्ला से बिलोंग करते हैं, वो भाईकल्ला के हैं, तो जो जहाँ से जिसकी जो मजबूत गढ़ रहता है वो वहीं से चुनाव लड़ता है, और हमने इसलिए भाईकल्ला से उन्हें चुना गया। ऐसा देखा है कलाजी कि कैंडिडेट रहता कहीं और है, चुनाव लड़ता कहीं और है। जी, तो ऐसे में क्या कुछ चुनावी समीकरण कुछ बनता है या फिर इससे खराब होता है? देखिए, आप अपने होम ग्राउंड पे, क्रिकेट में भी होता है कि होम ग्राउंड पे जब आदमी खेलता है तो अलग लेवल का उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है वो अपने लोगों के बीच खेल रहा है, अपनी पिच पे खेल रहा है। उसी तरह राजनीति में भी जब आप अपने घर में अपने लोगों के बीच चुनाव लड़ते हैं तो आपका सबसे एक पर्सनल कनेक्ट होता है। कोई चच्चा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई अप्पी है, कोई बाजी है, कोई भाऊ है, कोई आई है, कोई बड़िल है। तो एक संबंध होता है, एक पर्सनल कनेक्ट होता है। तो होम ग्राउंड पे खेलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और बाहरी कैंडिडेट जब भी आता है वो कितना भी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करे, एक आरोप लगा रहता है कि बाहरी है, बाहरी। लोगों के दिमाग में एक भय रहता है कि कल को चुनाव के बाद फिर वो अपने घर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, हमारी समस्याओं के लिए हमारे बीच में नहीं रहेगा और हमारी बुनियादी मुद्दों को नहीं जानेगा, क्योंकि ना तो वो वहाँ पैदा हुआ ना तो वो वहाँ रह रहा है। तो इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। शाह आलम साहब भाईकल्ला के बेटे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं वो मरेंगे भी, और वहीं उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। तो इसका फायदा बिल्कुल पहुंचेगा। और जहाँ तक ये बात है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बिल्कुल इसका फायदा भी पहुंचेगा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, बेसिकली हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में, और सच्चा रिपोर्ट कमेटी ये साफ कहती है, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहता है, कुंडू रिपोर्ट कहती है कि आज मुसलमान इस मुल्क में दलितों से बदतर हालत में है। तो जो भी कोई, अगर आप नए समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो जो समाज का सबसे शोषित तबका है, जो सबसे पीड़ित, सबसे वंचित, जिसपे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, आज मुसलमानों के हालात ये हैं कि वो शिक्षा में, ग्रेजुएशन में 4% है, वो ड्रॉप आउट रेट उनके बच्चों का सबसे ज्यादा है, इलिटरेसी रेट उनमें सबसे ज्यादा है, रोजगार सबसे कम मुसलमानों में है, सरकारी नौकरियों में आप 2 से 3% हैं। तो ये सबसे पिछड़ा तबका है। इसलिए अगर आप कोई समाज में बदलाव करना चाहते हैं, सोसाइटी में बदलाव करना चाहते हैं, तो जो सबसे कमजोर है पहले आप पे उसे मेहनत करने होगी। अगर आप, जो आपका बच्चा सबसे कमजोर होता है, पहले आप उस पे ज्यादा मेहनत करते हो। तो इसलिए हम मुसलमानों की तरफ ज्यादा समझते हैं कि मतलब सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रही है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी। लेकिन आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपने चीज को क्लियर कर दिया। अब मैं पूछता हूँ, जो लोग समाज में रहते हैं, किसी भी समाज के, और वो लोग कहते हैं कि ये इस पार्टी के लिए पीछे से काम कर रहा है, बस यार वोट काटने की बात कर रहा है, ये जीतेगा नहीं या हारेगा नहीं वो अलग बात होती है। इलेक्शन वो लोगों के अपने मतदान या लोगों के अपने मत की बात होती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये इसका वोट काटेगा, उसका वोट काटेगा, ऐसे लोगों को किस तरीके से बता सकते हैं आपकी, मतलब कैंडिडेट जो होता है वो अपने लोगों के लिए, अपने विधानसभा के लिए, या उसकी विधानसभा में या जो भी उसके बहुत क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो काम करेगा, ये कैसे साबित होगा? देखिए, मुझे ऐसे लोगों पे, और जिन लोगों की ऐसी सोच है, मुझे उन पे तरस आता है। मुझे लगता है कि ये लोग ज़हनी गुलाम हैं। आप बताइए कि इस वक्त महाराष्ट्र में ही अगर लोग, बहुत समय खुल कर करता हूँ, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, या हमें वोट कटुआ कहा जाता है हमारे जैसे दलों को, खासतौर पर जो मुसलमान दल हैं। और अफसोस इसमें बहुत सारे अपने भाई शामिल रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही महाराष्ट्र में एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, वहाँ एक तरफ सच्चा की एनसीपी है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, कांग्रेस से उधर महायुति है, वहाँ भतीजे की एनसीपी है, वहाँ शिंदे जी की शिवसेना है। दो शिवसेना है, वो वोट कटवा नहीं है। दो एनसीपी है, वो वोट कटवा नहीं है। कल को इस बात की क्या गारंटी कि भतीजा आज भाजपा के साथ है, चच्चा भी भाजपा के साथ चले जाए? कल को इस बात की क्या गारंटी है कि शिवसेना इससे पहले 15 साल, 20 साल या 25-30 साल से भाजपा के साथ थी, कल सीट ऊपर नीचे फिर वो भाजपा के साथ चली जाए? क्या भरोसा ये लोग इधर आ जाए? तो ये वोट कटवा, ये मुसलमानों को पिछले 70 साल से ये पहाड़ा पढ़ा दिया गया, उनके दिमाग में ये रटा दिया गया है कि भाई देखो, तुम्हारा काम है भाजपा को रोकना, तुम भाजपा रोको मशीन है। यहाँ 2 वॉशिंग मशीन, एक तरफ कांग्रेस चला रही है वॉशिंग मशीन की, वो जो वहां आ जाए उस वॉशिंग मशीन में धुलता है तो कम्युनल से सेक्युलर हो जाता है, जैसे शिवसेना हो गई। दूसरी तरफ भाजपा एक वॉशिंग मशीन चल रही कि आप दुनिया का सारा भ्रष्टाचार कर लो, करप्शन कर लो, कई हजार करोड़ का आपके ऊपर आरोप लगाओ, हमारी वॉशिंग मशीन में आओ, हम बटन चलाएंगे, आप करप्ट से पवित्र हो जाओगे। मुसलमान, एक तरफ नफरत की दुकान चल रही है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान चल रही है, बीच में पिस रहा है मुसलमान। तो ये मुसलमानों को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि वो, जैसे आज इस देश में हर समाज की एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, मुसलमानों को भी अपनी ताकत, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपकी आवाज, आपके मुद्दे, आपके मसले तब सुने जाते हैं जब आप लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थित हो,
मजबूत हो, आपकी अपनी आवाज हो, आपकी अपना संगठन हो, आपका झंडा, आपका डंडा हो। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुसलमानों को एक मजबूत आवाज बनकर पूरे देश में उभर रही है, 14 स्टेट में काम कर रही है। मुसलमान तेजी से अपने संगठन के साथ जुड़ रहा है। तो वो लोग जो इन लोगों के टुकड़ों पे पलते हैं, तथाकथित सेकुलर दलों के या भाजपा उनके समर्थित दलों के टुकड़ों पे पलते हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप देखिए कि जब भी अगर आप 4 लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अगर 5वां कोई नया खिलाड़ी आता है तो कोई नहीं चाहता बोर्ड छोड़ना। अगर गेम अच्छा चल रहा है, कोई नए खिलाड़ी को शामिल नहीं करना चाहता कि किसी न किसी एक को हटना पड़ेगा। तो हम 5वें खिलाड़ी हैं, इसलिए जो मौजूदा खिलाड़ी है उन्हें बर्दाश्त नहीं है। पर हम अपने खेल से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से इन 4 को हटाकर कैरम बोर्ड की गेम पर हावी हूं। अगर जो शाह आलम खान चुनाव जीतने के बाद भाईकला विधानसभा से एक गायब होते हैं या जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी उसके लिए उनका क्या रोड मैप है? क्या वो अपने आने वाले समय में अपने कैंडिडेट में कुछ बदलाव करेगी? देखिए, अगर शाह आलम साहब कल को जीते या हारें, अगर वो जनता के बीच नहीं आते जाते, हम लोग जाकर जनता से, अवाम से राह रास्त हम लोग उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो बिल्कुल कल को अगर अवाम को ये लगता है कि उनके कैंडिडेट ने उन्हें धोखा दिया है, तब भी हम यही रहेंगे, पार्टी यही है, पार्टी के जिम्मेदारान को अवाम याद करेगी, वो जाएंगे अवाम के बीच में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाह आलम साहब को बहुत सोच समझ कर कैंडिडेट बनाया गया और वो पिछले 15-10 साल से अवाम के बीच हैं और काम कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह से अवाम को बीच में छोड़कर अब कहीं जाने वाले हैं, जबकि उनका राजनीतिक कद अब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इस बात पे नहीं है। हाँ, कल को अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट वो फिर आइंदा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उन्हें कभी कैंडिडेट नहीं बनाएगी। और उनसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शाह आलम साहब इस तरह का कोई मुद्दा पैदा ही नहीं हो। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी को आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जो है गुलामी नहीं, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार में। हमारी लड़ाई सत्ता की है, हमारी लड़ाई हुकूमत की है, हमारी लड़ाई अपने लोगों को मजबूत करने की है, बेदार करने की है, उन्हें जहनी गुलामी से बाहर निकालने की है, राजनीतिक गुलामी से बाहर निकालने की है। हमारी लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं, हमारी लड़ाई अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने की है, सत्ता का एहसास दिलाने की है। और जो एक जहनी गुलामी है कि मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक है, उसे अल्पसंख्यक को वो एक गाली समझता है। वो इस डर से, खौफ से कि भाई देखिए हमारी तादाद कम है, हम लिमिट है। आज एक खौफ का माहौल पूरे देश में। हम ट्रेन में, हमारे माएँ बहनें चलती हैं, हमारे तो उन्हें डर रहता है कोई उनका बुर्का ना खींच दे। हमारे लोग दाढ़ी रखकर ट्रेन में, सड़क पे चलते हैं तो ये खौफ रहता है कहीं मॉब लिंचिंग ना आ जाए। हमारे मसाजिद, हमारी मदारिस, हमारी दरसगाहें, हमारी दरगाहें, हमारे मकातिब, सब पे खतरा चल रहा है। तो ये जो एक खौफ का माहौल है, इससे बाहर निकालना, कौम को अपने पैरों पे खड़ा करना, ये हमारी बुनियादी मिशन है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगले 5 से 10 साल में हम इस मिशन पे मजबूती से और इंशाल्लाह जरूर कामयाब। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनका एक क्या मोटो है? मतलब पार्टी को लेके किस तरीके से? सुना था आपने राहुल गांधी के साथ में वो पद यात्रा भी की थी, भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, उसमें भी शामिल हुए थे। तो ये सेक्युलरिज्म वाली जो बातें कांग्रेस जो करती थी, आप आज एक धर्म कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब क़याम में आई थी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अस्तित्व में आई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन के गर्भ से निकली। ये देश की वाहिद ऐसी पार्टी है जो इंकलाब की कोख से पैदा हुई। यहाँ के कुछ लोगों ने बैठकर ये नहीं कि चलो राजनीति करेंगे, सियासत करेंगे और पार्टी बना ली। हालात ऐसे हुए जब मुल्क में पूरे दहशतगर्दी का एक माहौल बन गया, जब मुस्लिम नौजवानों को, खासतौर पर पढ़े लिखे मुसलमानों को टेररिज्म के आरोप में, आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाने लगा, उनका इनकाउंटर होने लगा। हर जगह एक खौफ का साया, एक माहौल बना हुआ था। दिल्ली से लेकर आपके यूपी और बम्बई और तमाम प्रदेश में कहीं भी किसी की भी गिरफ्तारी हो जाती थी सन 2008-9 के दौरान। तो हमारे जो उलमा किराम थे, जिन्हें हम नायब रसूल कहते हैं, वो अपने मदरसों से बाहर निकले इस शेर के साथ कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफे जुल्म जब आवाज़ दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। तो हमारे तमाम मकातिब, तमाम मसलक के उलमा इकराम एक साथ मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए जिसका नाम दिया गया उलमा काउंसिल। उसकी सदारत हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, उनको सदर बनाया गया। और मौलाना आमिर रशादी साहब ने तब से ये कारवा निकले लेकर कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजलूमों की, गरीबों की, उनकी एक मजबूत आवाज़ बनी हुई है, जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनी हुई है, संघर्ष के लिए जानी जाती है। जहाँ तक आपकी दूसरी बात थी कि आप राहुल गांधी साहब के साथ
भारत जोड़ो यात्रा में गए। देखिए, हमारा मानना है कि सियासत में न कोई हमारा दोस्त है न कोई दुश्मन है। जैसे तमाम समाज के लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, हम ये समझते हैं कि जिसमें मुल्क का मफाद है, मिल्लत का मफाद है, हम वो कदम उठाने को तैयार हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ही वो पार्टी है जिसने राहुल गांधी जी को सबसे पहले काला झंडा दिखाया था। कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का क़याम हुआ, पर जब मुल्क के हालात 2014 के बाद ऐसे पैदा हुए कि लगातार चारों तरफ एक नफरत का माहौल बन गया, तो 2022-23 में जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला और उनके लोगों ने हमसे संपर्क किया कि आज पूरे देश में जरूरत है कि नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक आवाज उठाई जाए, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो कौमी सदर है मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब ने उन्होंने साफ कहा कि हालात के नजरिया और मद्देनजर और वक्त और हालात के लिहाज से जरूरत इस बात की है कि नफरत को खत्म किया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़कर हिस्सा लिया। ऐसी इस तरह की कोशिशें मैंने आपसे कहा कि कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। जब भी कोई एक बेहतर कोशिश करेगा, कोई ईमानदारी की कोशिश करेगा, सच की कोशिश करेगा, हमें वो याद करता है, हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन इसी देश में जब दिल्ली में CAA और NRC को लेके बहुत माहौल काफी गर्म था, एक जो हमारे सेकुलरिज्म कहें या फिर जो लोग खास करके एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन इसमें सुनने में आया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के भी पार्टी के लोगों को, कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा काफी परेशान किया गया था। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज है, और जब भी इस तरह का कोई जुल्म हुआ, जब खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया उनकी आइडेंटिटी की वजह से, उनकी पहचान और मजहब की वजह से, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मजबूती से उस कदम के खिलाफ आवाज उठाया। जब ये पूरा देश में CAA NRC मूवमेंट चला तो हमारे कौमी सदर साहब शाहीन बाग भी पहुंचे, दिल्ली भी पहुंचे, वो महाराष्ट्र भी पहुंचे, वो यूपी में भी जो मूवमेंट चल रहे थे उसमें भी पहुंचे। हमारे लोग तमाम मूवमेंट में लगे हुए थे मजबूती से। हमारे जो प्रवक्ता हैं हुज़ैफर रशादी साहब, उन्होंने अलीगढ़ में और दिल्ली में, तमाम तमिलनाडु में, पूरे देश में, बिहार में, मैं भी बिहार गया, वहाँ पे जो इस तरह के मूवमेंट हुए लीड किया उसको फ्रंट से, वहाँ गए, वहाँ लोगों के साथ खड़े रहे उस आवाज़ में। तो आजमगढ़ में भी इस तरह के मूवमेंट चल रहे थे और वहाँ पे हमारी बहुत सारी माओ बहनों के खिलाफ मुकदमा हुआ, उन पे लाठीचार्ज हुआ। उसमें हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना ताहिर मदनी साहब थे, उन्हें वो जेल भी गए, कई महीने जेल में रहे, हमारे कई कार्यकर्ता भी जेल गए। तो हम लोग वो नहीं है कि जो लोगों को भड़का कर या पीछे से अवाम में आग लगाकर भाग जाए। हम लोग अगर कोई कदम उठाते हैं, कोई विरोध करते हैं सत्ता और शासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, तो फ्रंट से लीड करते हैं। और हमारी कोशिश, हमारे लीडरों की कोशिश ये रहती है कि अगर लाठी चार्ज हो तो पहली लाठी हमारा लीडर खाएगा, फिर हमारा कार्यकर्ता खाएगा। अगर जेल जाने की नौबत आए तो हमारा लीडर भी जेल जाएगा, अगर हमारा कार्यकर्ता जा रहा है, हमारी आवाम जा रही है। तो हम लोग इस नजरिए की। हमने पिछले 2 दिन पहले देखा था कि भाई कल्ला में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी की तरफ से हुज़ैफा जी आए हुए थे। उन्होंने YMC ग्राउंड में एक सभा को संबोधित किया था और उस सभा में काफी कशीर तादाद में लोग आए हुए थे। लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा था सिर्फ एक कौम को ही टारगेट करके उनका ही वोट हासिल करने के लिए आप लोग बात कर रहे थे। इसके पीछे की मतलब क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये आप जिस चश्मे से देख रहे हैं, इस चश्मे की कमी है। मैंने आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान मुझे कोई पार्टी बता दीजिए जिसका नारा हो एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। भाजपा का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, किसी का नहीं। ये नारा हमारे हर एक बैनर पे रहता है। तो ये चीज तो है, जब आप जिस समाज के बीच होंगे तो आप उस समाज के मुद्दों पे ही बात करेंगे। वहां पे जो एक बड़ी तादाद थी, बड़ी तादाद क्या, मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा लोग वहां मुसलमान थे। तो जो मुसलमानों के बुनियादी मुद्दे हैं, आप उनको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए उनको बताएंगे और उन मुद्दों का हल बताएंगे। तो वहां बात हो रही होगी, बिल्कुल बात हो रही होगी, मुसलमानों की बात हो रही है। जहाँ दारूखाना पे एक इनकी जनसभा थी, वहाँ पे उत्तर भारतीय लोग थे, वहाँ मजदूर तबका था, वहाँ गरीब मजलूम लोग थे, वहाँ डेली वर्कर्स थे, जो मजदूर तबका था। तो मैं वहाँ पे मैंने जनसभा को संबोधित किया। जो मजदूरों के मसले हैं मैंने उस पर बात की, जो उत्तर भारतीयों के मसले हैं मैंने उस पर बात की, जो डेली वेजर्स हैं उनके मसले हैं मैंने उस पर बात की। तो ये हालात और वक्त के नजरिए से बात होती है ताकि पब्लिक तक आपकी बात पहुंच सके। एक बहुत ही हॉट टॉपिक किसी पार्टी के बड़े नेता ने कह के गया, यही मुंबई में अपनी सभा में कहा कि लोग बटेंगे और कटेंगे। एक स्लोगन चलाया गया, एक नारा चलाया गया, जो मुझे लगता है आपसी समाजी दूरी बहुत ज्यादा बना लेता है ये सब। तो ये जो लोग इस तरीके से बात करके जाते हैं, ये लोग क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट की बात करते हैं? बिल्कुल, ये कोशिश इनकी तुष्टीकरण की है। ये इस देश का ये भी एक अलमिया बना हुआ है कि मुसलमानों के
का नाम लिए बिना इस देश में कोई चुनाव हो ही नहीं पाता आज के तारीख में, और राजनीति भी नहीं हो पाती। जो सत्ताधारी दल है इस वक्त, वो चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे केंद्र में हो, उनकी तो राजनीति पूरी मुसलमानों के ऊपर निर्भर करती है। जब आप जमीन पे कोई आपका काम नहीं होता, डेवलपमेंट का काम नहीं होता, बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का काम नहीं होता, जब आपका देश कर्ज में डूबता जा रहा है, जब आपका रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जब रोजगार आपके यहाँ नौजवान लाखों से करोड़ों की तादाद में बेरोजगार होते जा रहे हों, जब आपका गरीबी रेखा में आप नीचे जा रहे हो, जब आपके लोग भुखमरी के शिकार, भुखमरी का जो इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा हो, तो आप ऐसे हालात में लोगों को आप क्या करेंगे? आपको करना पड़ता है कि धर्म का खौफ दिखाएं, धर्म खतरे में है लोगों को ये बताएं, बिरादरी का खौफ दिखाएं, जाति का खौफ दिखाएं। इसलिए ये लोग कर रहे हैं। पर जनता पिछले 10 साल से इनके कुशासन से प्रताड़ित है, वो समझ गई है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हमने देखा महाराष्ट्र में वो बदलाव आएगा, आप देखेंगे। लोग अब भी ये धर्म की राजनीति से ऊब चुके हैं, नफरत की राजनीति से ऊब चुके हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, राष्ट्रीय काउंसिल पार्टी महाराष्ट्र में अपना कदम कितनी तेजी से और किस किस विषय में रखना चाहेगी? देखिए, मैं महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि जिस तरह से प्यार मोहब्बत राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को महाराष्ट्र की आवाम ने दी, ये मिसाली है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोग आपके बीच पहले भी काम करते आ रहे थे, पर इस चुनाव में बहुत कम वक्त में जिस तरह से लोगों का एक बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला और लोगों ने हाथों हाथ लिया तमाम कैंडिडेट्स को, हमारे भाईकल्ला की सीट हो, अब आपके बांद्रा की सीट हो, मलाड वेस्ट की सीट हो, बहुत अच्छा चुनाव हमारा चल रहा है। हम जनता का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जनता को हम ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि हम आपके बीच थे, हैं और रहेंगे। आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, हम जीते चाहे हारे। हम आपके मुद्दों पे, आपके मसाइल पे, आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर लड़ते रहेंगे, सड़क से संसद तक लड़ने की कोशिश करते रहेंगे। आने वाले 4 महीने में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी उस इलेक्शन के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम पूरे तौर पर तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो आने वाला है, इस बार अचंभित करने वाले सरप्राइजिंग नतीजे आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मैं आपके दर्शकों को आपकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इस पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।